हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठ अध्याय 1 वंदे भारत मातरम। तो आज हम वंदे भारत मातरम का अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है, अधः नीचे प्रदत्तानाम दिए गए प्रश्नानाम प्रश्नों के एक पदेन एक शब्द में, पद द्वेन दो शब्दों में, वा अर्थात या उत्तरम उत्तर लिखंतु लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में, पद द्वेन अर्थात दो शब्दों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया है, क पर्वत राजः, पर्वतों के राजा, कह कौन है, पर्वतों के राजा कौन है। तो आंसर है हिमालय, हिमालय। अब ख है, समुद्रः कस्या चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र किसके चरणों को धोता है। तो किसके चरणों को धोता है, भारत मातुः, भारत माता के। अब ग है, त्रिवर्णयुतः ध्वज कुत्र विलसति, त्रिवर्णयुत ध्वज तिरंगा झंडा कुत्र कहाँ, विलसति सुशोभित है, तिरंगा झंडा कहाँ सुशोभित है। तो इसका आंसर है भारत मातुः हस्ते, भारत माता के हाथ में। अब घ है, ध्वज स्थितः केशर वर्णः अस्मान् किम वक्तुम प्रेरयति, ध्वज में स्थित केशर वर्ण अर्थात केसरिया रंग, अस्मान हमको, किम क्या, वक्तुम बोलने के लिए, प्रेरयति प्रेरित करता है। ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमको क्या कहने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर है जयतु सैनिकः, सैनिकों की जय हो। अब अणा देखते हैं, कृषक बांधवाः भारत भूमिम केह सिंचन्ति, किसान भाई भारत भूमि को किससे सींचते हैं। तो इसका आंसर है स्व स्वेद बिंदु भी, स्व अपने, स्वेद बिंदु भी पसीने की बूंदों से, अपने पसीने की बूंदों से भारत भूमि को सींचते हैं। अब च है, केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, केशाम किनका, धवलम उज्ज्वल, यशः यश, राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज के, मध्य बीच में, विलसति सुशोभित है। किनका उज्ज्वल यश राष्ट्रध्वज के मध्य में सुशोभित है। तो इसका आंसर है वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों का, वैज्ञानिकों का उज्ज्वल यश राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित है। अब छ देखते हैं, सूर्य कम विना नित्यम संचरति, सूर्य कम अर्थात किसके, बिना, नित्यम हमेशा, संचरति चलता रहता है, सूर्य किसके बिना निरंतर चलता है। विरामम विना, बिना विराम किए अर्थात बिना रुके सूर्य निरंतर चलता रहता है। अब दूसरा प्रश्न है, अतः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, अतः नीचे प्रदत्तानां दिए गए प्रश्नानां प्रश्नों के पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य में उत्तरम लिखन्तु उत्तर को लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो पहला क दिया है, पवित्राः नद्यः काः, पवित्र नदियां कौन सी है, काह का अर्थ होता है कौन सी। तो पवित्र नदियां कौन सी हैं। इसका उत्तर है गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधुः, ब्रह्मपुत्रः, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्याद्यः इत्यादि पवित्राः पवित्र, नद्यः नदियां सन्ति हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां हैं। अब दूसरा प्रश्न है, विविधेभ्य प्रदेशेभ्य जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, विविधेभ्य विभिन्न या अनेकों, प्रदेशभ्य प्रदेशों से, जनाः लोग, किमर्थम किस लिए, आगच्छन्ति आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से या अनेक प्रदेशों से लोग क्यों आते हैं या किस लिए आते हैं। उत्तर है तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयितुम विविधेभ्य
प्रदेशभ्य जना आगच्छन्ति। तीर्थक्षेत्राणां तीर्थस्थलों की धूल को ललाटे मस्तक पर स्थापयितुं लगाने के लिए, तीर्थ स्थलों की धूलि को माथे पर लगाने के लिए विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं। अब ग है धर्म चक्रम कम भावम बोधयति। धर्म चक्र का भाव क्या बोध कराता है, अर्थात धर्म चक्र हमें क्या सिखाता है। तो इसका आंसर है धर्म चक्रम चलनियम कर्तव्य पथे वे न विरम संततम चल इति भावम बोधयति। धर्म चक्र हमें यह भाव सिखाता है, चलनियम चलते रहो, कर्तव्य पथे कर्तव्य पथ पर, न विरम कभी मत रुको, संततम चल निरंतर चलते रहो। तो यह चक्र हमें यह सिखाता है या यह बोध कराता है कि हमें सदा कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए, निरंतर गतिशील रहना चाहिए। अब घ देखेंगे, कृषक बांधवाना किसान भाई परिश्रम से भारत भूमि कथम कैसी संजाता हो गई है। किसान भाई की परिश्रम से भारत भूमि कैसी हो गई है। तो इसका उत्तर है कृषक बांधवानाम परिश्रमेण, किसान भाई के परिश्रम से भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। किसान भाई के परिश्रम से भारत भूमि हरी भरी समृद्ध सस्य श्यामला उपजों से हरी भरी च और संजाता हो गई है या विकसित हो गई है। तो किसान भाई के परिश्रम से भारत भूमि हरी भरी समृद्ध उपजों से हरी भरी विकसित हो गई है। अब अण है, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम। विज्ञान के केषु किन क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त हुआ है। विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त हुआ है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे और एक और चिकित्सा शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीय यशं प्राप्तम्। अणुशास्त्रे अर्थात परमाणु विज्ञान, संगणक शास्त्रे अर्थात कंप्यूटर विज्ञान, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष विज्ञान, आयुध शास्त्रे शास्त्र विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान इत्यादिषु आदि में विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीयों से यश प्राप्त हुआ है। अब च है, अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में सर्वे सभी किम क्या गीतम गायन्ति गीत गाते हैं। अंत में सभी क्या गीत गाते हैं। तो इसका उत्तर है अन्ते सर्वे गीतम गायन्ति, अंत में सभी गीत गाते हैं। वयम बालिका भारत भक्ताः वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ताः। हम सब बालक भारत भक्त हैं, हम सब बालिकाएं भारत भक्त हैं। सच में हम सब भारत भक्त हैं या हम सभी ही भारत भक्त हैं, पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं। तो ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। रेखांकित शब्दों के आधार पर उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अस्माकं वत्सला भारत माता, हमारी स्नेहमयी भारत माता। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, अस्माकं, तो प्रश्न निर्माण भी इसी शब्द से होगा। तो वह क्या बनेगा, किनकी स्नेहमयी भारत माता। तो किनकी के लिए क्या शब्द आएगा, केशाम। तो प्रश्न बनेगा केशाम वत्सला भारत माता, किनकी स्नेहमयी भारत माता। जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न के अंत में क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्न सूचक लगाना अनिवार्य होता है। तो अब क देखते हैं, समुद्रः
भारत मातुः चरणों प्रक्षालयति। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? भारत मातुः। तो प्रश्न क्या बनेगा? समुद्र किनके चरणों को धोता है? तो किनके के लिए क्या आएगा? कस्याः। तो प्रश्न बनेगा समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षालयति। समुद्र किनके चरणों को धोता है? अब ख है जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। लोग तीर्थ स्थलों की धूलि को माथे पर लगाते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? ललाटे। तो प्रश्न क्या बनेगा? लोग तीर्थ स्थलों की धूलि को कहाँ पर लगाते हैं? कहाँ के लिए क्या आता है संस्कृत में? कुत्र। तो प्रश्न बना जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति। फिर प्रश्न सूचक। अब ग है वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। वीराः वीरों ने भारत मातुः भारत माता की सर्वदा हमेशा सेवा कृतवन्तः की है। वीरों ने भारत माता की सदा सेवा की है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? वीराः। तो प्रश्न बनेगा किन्होंने भारत माता की हमेशा सेवा की है? तो किन्होंने के लिए क्या शब्द आएगा? के। तो हम लिखेंगे के भारत मातुः सर्वदा सेवा कृतवन्तः। अब घ है जयतु कृषकः किसानों की जय हो। इति इस प्रकार वक्तुम बोलने के लिए अस्मान हमको प्रेरयति प्रेरित करता है। किसानों की जय हो यह बोलने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो यहाँ रेखांकित शब्द है अस्मान। तो प्रश्न कैसे बनेगा? किसानों की जय हो यह बोलने के लिए किसको प्रेरित करता है? तो प्रश्न बनेगा जयतु कृषकः इति वक्तुम कान प्रेरयति। किसानों की जय हो इस प्रकार बोलने के लिए किसको प्रेरित करता है? अब अणा देखिए नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। नदी कष्टों को सहन करके बहती है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है नदी। तो प्रश्न क्या बनेगा? कौन कष्टों को सहन करके बहती है? तो कौन के लिए क्या शब्द आएगा संस्कृत में? का। तो प्रश्न बना का कष्टानि सहमाना प्रवहति। कौन कष्टों को सहन करके बहती है? अब च है वयम गौरववर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः। हम सब गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? प्रयत्न। तो प्रश्न क्या बनेगा? हम सब गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो क्या के लिए संस्कृत में आता है? किम। तो प्रश्न बनेगा वयम गौरववर्धनार्थम किम कुर्मः। अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। चौथा प्रश्न है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों में उनके रूप को लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन में उनके शब्द रूप को लिखना है। और वह किस विभक्ति में लिखना है वह साइड में यहाँ ब्रैकेट में दी गई है। जैसे कि क में चरणम शब्द दिया गया है, एक वचन में दिया गया है और द्विवचन में भी दिया गया है चरणम। यह किनके शब्द हैं? यह द्वितीय विभक्ति के शब्द हैं। तो हमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन शब्द लिखना है। तो बहुवचन रूप क्या है? चरणम, चरणौ, चरणान या चरणानी। इसी प्रकार ख देखते हैं। शब्द दिया है नदी, उसके शब्द रूप लिखने हैं। प्रथमा विभक्ति में नदी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। द्विवचन होगा नद्यो और बहुवचन होगा नद्यः। नदी, नद्यो, नद्यः। अब ग दिया है ललाटे। यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ललाटे का अर्थ होता है माथे पर। तो इसका द्विवचन होगा ललाटयोः, ललाटेषु। अब घ है देशाय। देशाय का अर्थ होता है देश के लिए। यह चतुर्थ विभक्ति का एक वचन शब्द है। तो द्विवचन में होगा देशाभ्याम और बहुवचन में है देशेभ्यः। अब अणा देखते हैं चक्रम। चक्रम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसका द्विवचन होगा चक्रे और बहुवचन है चक्राणी। अब च देखते हैं वैज्ञानिके है। वैज्ञानिके है बहुवचन शब्द है तृतीया विभक्ति का। इसका हमको एक वचन और द्विवचन में लिखना है। तो एक वचन में आएगा वैज्ञानिकेन और द्विवचन में आएगा वैज्ञानिकाभ्याम। वैज्ञानिकेन का अर्थ होता है वैज्ञानिक के द्वारा।
अब 6 देखते हैं। अहम। अहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसका द्विवचन होगा आवाम और बहुवचन वयम। अहम, आवाम, वयम। अब ज है विज्ञानस्य, विज्ञान का। यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। द्विवचन होगा विज्ञानयोः, बहुवचन होगा विज्ञाननाम। अब पांचवा प्रश्न है, अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रान्तीयभाषायां, आंग्ल भाषायां व अनुवादं कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर हमने हिंदी में अनुवाद किया है, तो हम क पढ़ते हैं। भारत भूमौ पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। भारत भूमौ अर्थात भारत भूमि में पवित्रः, पवित्र, नद्यः, नदियां, प्रवहन्ति, बहती हैं। भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। ख है भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुटरूपेण शोभते। भारतस्य, भारत के मस्तके, मस्तक पे या मस्तक पर, हिमालय, हिमालय, मुकुट रूपेण अर्थात मुकुट के रूप में, शोभते, सुशोभित है। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में सुशोभित है। अब ग है भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमौ, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजन्ते, विराजमान है। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। अब घ है राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णा सन्ति। राष्ट्रध्वजे, राष्ट्रध्वज में केशरः केसरिया, श्वेतः सफेद, हरितः हरा, च और वर्णाः रंग, संति है। राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग है। अब अणा देखते हैं। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। वयम, हमने, भारते, भारत में, जन्म प्राप्तवन्तः, जन्म प्राप्त किया है। हमने भारत में जन्म प्राप्त किया है। तो छठा प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार उनकी विभक्ति और उनके वचनों को लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को देखकर हमें ये बताना है कि यह कौन सी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं और यह कौन से वचन हैं। तो जैसा यहाँ पर पहला दिया है, भारत माता। भारत माता प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आती है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो हमने लिखा एक वचनम। अब ख है नद्यः। नद्यः का अर्थ होता है नदियां। यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है, तो हमने लिखा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब ग है ललाटे, माथे पर अर्थात मस्तक पर। यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पे हमने लिखा सप्तमी विभक्ति और एक वचन। अब ग है तीर्थ क्षेत्राणाम। तीर्थ क्षेत्राणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन शब्द है, तो हमने लिखा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। अब अणा देखते हैं। देशस्य, देश का। देशस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। अब च है बलिदानम। बलिदानम का अर्थ होता है बलिदान को, तो यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो हमने लिखा द्वितीय विभक्ति हो एक वचनम। छ है कृषिवल बांधवा। कृषिवल बांधवा प्रथम विभक्ति का बहुवचन शब्द है, तो हमने लिखा प्रथमा विभक्ति हो बहुवचनम। अब ज है आसमान। आसमान का अर्थ होता है हमको। यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। अब ज है क्षेत्रेषु, क्षेत्रों में। यह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन शब्द है, तो हमने लिखा सप्तमी विभक्ति है बहुवचनम। अब सातवां प्रश्न है, पाठे प्रयुक्तानि क्रियाप्रदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त क्रियाप्रदानि, क्रिया के जो शब्द हैं उन्हें रिक्त स्थान में लिखिए। तो जो भी पाठ के अंदर धातुएं आई हैं, जो क्रिया शब्द आए हैं, वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, शृणुमः, जिसका अर्थ होता है सुनते हैं, तो हमने लिखे वर्तते अर्थात है, भवामः होते हैं,
आगच्छन्ति आते हैं, जानीमः जानेंगे, विराजन्ते विराजमान है, शोभते अर्थात सुशोभित है, कुर्मः अर्थात करते हैं, अस्ति अर्थात है, विलसति अर्थात सुशोभित है, प्रवहन्ति अर्थात बहती है, प्रक्षालयति अर्थात धोती है या धोता है, करोमि करता हूँ, प्रेरयति प्रेरित करता है, इच्छावह अर्थात चाहते हैं, प्रेक्षन्ति अर्थात देते हैं। इस पाठ में अन्य क्रियापद भी दिए गए हैं, आप वह भी लिख सकते हैं, जैसे कि बोधयति बोध कराता है, परिपोष्यति अर्थात बढ़ावा देता है, कृतवन्तः की है, प्राप्तवन्तः प्राप्त की है। 8वां प्रश्न है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए क्रियापदों को त्रिषु पुरुषेषु अर्थात तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, त्रिषु वचनेषु अर्थात एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, च और लट लकारस्य लट लकार के रूपाणि लिखन्तु रूप में लिखिए। अर्थात नीचे दिए गए क्रियापद को तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में लट लकार के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर पहला दिया है भवती। भवती का जो मूल धातु रूप होता है वो होता है भू, जिसका अर्थ होता है होना। तो भवती के जो क्रियापद चलेंगे वो प्रथम पुरुष में इस प्रकार चलेंगे, भवती, भवतः, भवंती, मध्यम पुरुष में भवसी, भवथः, भवथ, उत्तम पुरुष में भवामी, भवावह, भवामह। अब यहाँ दूसरे में अस्थि दिया हुआ है। अस्थि का मूल धातु होता है अस, जिसका अर्थ होता है और इसके लट लकार के रूप में इसके चलेंगे। प्रथम पुरुष में अस्ति, स्तः, सन्ति, मध्यम पुरुष में असि, स्तः, स्थ, उत्तम पुरुष में अस्मि, स्व, स्मः। अब तीसरा दिया है इच्छामः। इच्छामः का मूल धातु क्या होता है? इश, जिसका अर्थ होता है चाहना या इच्छा करना। तो इसके पद कैसे चलेंगे? प्रथम पुरुष में इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, मध्यम पुरुष में इच्छसि, इच्छतः, इच्छथः, उत्तम पुरुष में इच्छामि, इच्छावह, इच्छामह। अब लास्ट दिया है आगच्छन्ति। आगच्छन्ति का अर्थ होता है आना। इसकी जो मूल धातु होती है गम, जिसका अर्थ होता है जाना और आना। तो इसके जो क्रियापद चलेंगे वह इस प्रकार चलेंगे, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छतो, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। तो लट लकार के क्रियापद कैसे चलते हैं? ति, तः, अन्ति, सि, थः, थ, आमि, आव, आमः। तो ये था हमारा प्रथम अध्याय वंदे भारत मातरम का अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द्वितीय पाठ नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। तब तक के लिए बाय।